समुद्र किनारे बसा मुंबई, रोशनी, भागदौड़ और सपनों का शहर। लेकिन उस रात अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं, शहर की किस्मत में भी उतर चुका था। 26 नवंबर 2008। मुंबई की शाम हर रोज की तरह दौड़ रही थी। चारों तरफ जगमगा रहा था। लोग अपने कल के सपने लेकर घर लौट रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में मुंबई की पहचान हमेशा के लिए बदलने वाली है। मुंबई को दहलाने के लिए आम दिखने वाले 10 लड़के स्पीड बोट से बदवाब में उतरते हैं। इन नॉर्मल लड़के और कंधों पर बड़े बड़े बैग देखकर बहुत अजीब लग रहा था। तभी वहीं के एक आदमी भरत तमोरे उन लड़कों को रोककर उनसे पूछते हैं कि वे यहाँ क्या कर रहे और कहाँ जा रहे। लेकिन लड़के बात टालकर आगे बढ़ जाते। तभी भरत को इन लड़कों पर थोड़ा शक होता और वे इस घटना की जानकारी मुंबई पुलिस को देते हैं, पर वे इस बात को सीरियस न लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं करते और यही गलती आगे चलकर इतिहास की सबसे बड़ी गलती में बदल जाती है। इतिहास की इतनी भयावह घटना जिसमें 166 लोगों का खून सन जाता है। कुछ ही देर बाद लड़के दो दो के ग्रुप में बंटकर मुंबई के अलग अलग हिस्सों की ओर निकल पड़ते हैं। उनका टारगेट होता है सीएसटी रेलवे स्टेशन, ताज होटल, ओबरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफ़े और नरीमन हाउस। ये लड़के तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे और मुंबई के इस चहल पहल में मौत का तांडव होना बाकी था, जिसने मुंबई शहर को सुन्न करके रख दिया। रात करीब 9 बजे सबसे पहला फायरिंग होता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर। मुंबई अचानक गोलियों की आवाज़ से कांप उठती है। हजारों यात्रियों से भरा स्टेशन और तभी अजमल कसाब अपने एक साथी के साथ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। AK-47 की गोलियों से ऐसा खौफनाक मंजर बना देते हैं जिसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था। तो इधर उसका साथी हैंड ग्रेनेड फेंकता है। लोगों की चीखें, भगदड़ और भागदौड़। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कोई सीटों के नीचे छुप रहा था तो कोई प्लेटफॉर्म से कूद रहा था। चंद मिनटों में पूरा स्टेशन मौत के मैदान में बदल जाता है। रेलवे पुलिस ने भी उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की। इसी दौरान रेलवे कर्मचारी विष्णु दत्ता राम अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार अनाउंसमेंट करते रहे, स्टेशन खाली करो, खाली करो। उनकी वजह से कई लोगों की जान बच गई, लेकिन तब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके थे। तभी मुंबई पुलिस को इस भयानक घटना की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उधर दूसरी तरफ एक और खूनी खेल खेला जाता है। मुंबई के फेमस लियोपोल्ड कैफ़े, जहां लोग आराम से खाना खा रहे होते हैं, अपनी मस्ती में झूम रहे, हंस रहे होते हैं। तभी उन्हीं में से 2 आतंकी, शोएब और उसका साथी, अंदर घुसते ही गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इस कैफ़े पर काफ़ी लोगों का आना जाना था, यहाँ तक कि इस कैफ़े पर फॉरेनर्स का भी आना जाना था, इसलिए इसे और भी टारगेट किया गया। कई लोगों की हत्या हो रही थी, चाहकर भी वे अपने आप को नहीं बचा पाए। कुछ ही सेकंड में खुशियों से भरा यह कैफ़े खून से भर गया था। मुंबई पुलिस को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा। एक के बाद एक अटैक होते जा रहे थे। साथ ही स्टेशन और कैफे में अटैक हो रहा था तो इधर आतंकियों का एक और ग्रुप ताज पैलेस को निशाना बना रहा था। मुंबई शहर का सबसे फेमस और जाना माना होटल ताज होटल, मुंबई की शान और भारत की पहचान। होटल उस रात मेहमानों से भरा हुआ था। विदेशी डेलीगेट्स, बिजनेसमैन, आम लोग, यहाँ तक कि गौतम अडानी भी उसी दिन होटल में मीटिंग कर रहे होते हैं। एक तरफ अडानी मीटिंग कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ टेररिस्ट का तीसरा अटैक शुरू हो गया। हाजिफ और जावेद जैसे ही अंदर घुसते हैं और धड़-धड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। पूरा होटल गोलियों और धमाकों से गूंज उठता है। आग लग जाती है, लोग कमरों में फंस जाते हैं। कुछ लोग खिड़कियों के चादर बांधकर नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। जैसे ही इसकी खबर अडानी टीम को पता चलती है तो उसे तुरंत बेसमेंट में ले जाकर सेफली रखा जाता है और सुबह मार्कोस कमांडो के द्वारा रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन अब भी कई लोगों की जानें जा रही थी। आतंकियों का मकसद सिर्फ हत्या नहीं था, बल्कि बड़े लोगों को हॉस्टेज बनाकर इंडियन गवर्नमेंट पर दबाव डालना चाहते थे। आतंकी लगातार फायरिंग करते हुए वे ऊपर के फ्लोर में जाने लगते हैं। पुलिस अलग अलग गेट से कई बड़े अधिकारियों को सेफली बाहर निकालते हैं, लेकिन आतंकी फायरिंग करते हुए 6th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं
और एक कंट्रोल रूम बनाने लगते हैं। तभी उनके ग्रुप के 2 और साथी नाजिर और सोहेब भी ताज होटल पहुंच जाते हैं और ये दोनों भी धड़ धड़ फायरिंग करते हुए कंट्रोल रूम की तरफ पहुंच जाते हैं। ये चारों आतंकी अपने अगले मिशन को अंजाम देते हैं। पूरी मुंबई में गोली बारूद की कहर बरसा ही रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के चौथे टीम के नाजिर और बाबर इमरान नरीमन हाउस में मौजूद कई लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं, लेकिन इनका मेन काम ना होने पर ये आतंकी नरीमन हाउस के कुछ लोगों को भी मौत के घाट उतार देते हैं। इतना सब जगहों पर अटैक करने के बाद इन आतंकियों का 5वां ग्रुप अब्दुल रहमान और फहद उल्लाह ओबराय होटल में लगातार फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। पूरा मुंबई शहर डर में डूब चुका था। टीवी चैनलों पर हर मिनट नई खबर आ रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा। पहले तो पुलिस को लगा कि ये गैंगवार है, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि ये एक फुल प्लानिंग टेररिस्ट अटैक है। मुंबई पुलिस के बहादुर अफसर्स आतंकियों का पीछा करते हुए कामा हॉस्पिटल के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां कसाब और उसका साथी उन पर घात लगाकर हमला करते हैं। कुछ ही पलों में पुलिस की गाड़ी गोलियों से छल्ली हो जाती है। हेमंत करकरे समेत कई बहादुर अधिकारी शहीद हो जाते हैं और आतंकी उसी गाड़ी को लेकर मालाबार हिल की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन उसी गाड़ी में घायल अवस्था में हेड कांस्टेबल अरुण जाधव जिंदा थे। वो मरने का नाटक करते हुए आतंकियों की बातें सुनते रहे। तभी अरुण जाधव को मौका मिलते ही कंट्रोल रूम को उनकी लोकेशन बता दी जाती है। इसके बाद मुंबई पुलिस जगह जगह नाकाबंदी शुरू कर देते हैं। आखिरकार गिरगांव चौपाटी पर पुलिस आतंकियों को घेर लेती है। यहीं सामने आते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम उंबले। जब कसाब गोली चलाने की कोशिश करता है, तुकाराम बिना अपनी जान की परवाह किए उसकी बंदूक पकड़ लेते हैं। कसाब लगातार गोलियां चलाता है। 23 गोलियां तुकाराम के शरीर में लगती है, लेकिन वो बंदूक नहीं छोड़ते। उनकी इसी बहादुरी की वजह से अजमल कसाब जिंदा पकड़ा जाता है और दुनिया को पता चलता है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का लीडर हाजिफ सईद भारत पर एक ऐसा प्लान अटैक कर रहा था जो पूरे दुनिया का ध्यान खींच ले। अब तक मुंबई 60 घंटे से जल रही थी। मुंबई पुलिस अभी तक केवल 2 आतंकी को कंट्रोल कर पाई, लेकिन अभी भी 8 आतंकी बाकी थे जो अब भी मुंबई में आतंक मचा रहे थे। इसके बाद एनएसजी कमांडो को दिल्ली से बुलाने में टाइम लगने वाला था, इसलिए इस सिचुएशन को समझते हुए मार्कोस कमांडो को बुलाया जाता है। ये कमांडोज हर तरह के हथियार चलाने में माहिर होते हैं। ये कमांडो रात करीब 2 बजे मुंबई के आईएनएस पहुंचते हैं और वहां से 2-2 टुकड़ों में बंटकर मार्कोस कमांडो ताज ओबराय और नरीमन हाउस में दाखिल होते हैं। लेकिन मुश्किल ये थी कि आतंकियों को टीवी कवरेज के जरिए हर मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी। आतंकियों को मार्कोस की लोकेशन मिलते ही वो उनकी तरफ फायरिंग करना, ग्रेनेड फेंकना शुरू कर देते हैं, तो इधर कमांडो भी ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। इतना जोरदार कि आतंकी 4 कदम पीछे हट जाते हैं। इसी का फ़ायदा मार्कोस उठाते हैं और ताज होटल से 150, ओबराय होटल से 200 लोगों को सेफली निकाल लिया जाता है। इस दौरान सुबह के करीब 5 बजे 200 एनएसजी कमांडो की टीम फाइनली मुंबई पहुंचती है। इस तरह से एनएसजी का ब्लैक टॉर्नेडो ऑपरेशन शुरू होता है। 27 नवंबर की सुबह 6 बजे कमांडोज की पहली टीम ओबराय ट्रेड पहुंचती है। ये कमांडोज अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फ्लोर बाय फ्लोर चढ़ते हैं। 9th फ्लोर पर चढ़ते ही आतंकी फायरिंग शुरू कर देते हैं, साथ ही गोली बारूद फेंक पूरे फ्लोर को धुआंधार कर देते हैं। एनएसजी की दूसरी टीम इधर ताज होटल को संभाल रहे होते हैं और यहाँ का सिचुएशन सबसे ज़्यादा खराब होता है। ताज होटल के अंदर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपनी टीम के साथ आतंकियों से भिड़ जाते हैं। जब उनके साथी घायल होते हैं तो वो कहते हैं ऊपर मत आना, मैं संभाल लूँगा, और अकेले आतंकियों का सामना करते हुए शहीद हो जाते हैं। ओबराय, नरीमन और ताज तीनों ही जगह कमांडोज काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं। ये आतंकी ऐसे ऐसे बिल में घुसकर वार करते रहे, लेकिन कमांडोज के प्लान के मुताबिक उनके कमरों की खिड़कियों से कई राउंड फायरिंग चलती है।
जिसमें आतंकी ढेर हो जाते हैं। इधर कमांडोज इतनी खतरनाक फायरिंग करते हैं कि बचे हुए आतंकी को भी मौत के घाट उतार देते हैं और फाइनली ओबराय ट्रायड को आज़ाद करवा लिया जाता है। इसी बीच नरीमन हाउस में कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट भी देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। कमांडो अपनी जान की बाजी लगाकर फंसे लोगों को सेफली बाहर निकालते हैं। ये कमांडोज कमरों में कई हथगोले फेंक देते हैं जिससे आतंकी वहीं ढेर हो जाते हैं। अब ओबराय और नरीमन हाउस सेफ थे। इधर ताज होटल पर ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही होती कि कमांडोज अपने साथी का बदला लेने फुल जोश के साथ उन 4 आतंकियों को ढूंढकर उन्हें गोलियों से छल्ली छल्ली कर देते हैं। आखिरकार 29 नवंबर 2008 की सुबह 8 बजे ऑपरेशन खत्म होता है और पूरा मुंबई शहर चैन की सांस लेता है। 9 आतंकी मार दिए जाते हैं। अजमल कसाब जिंदा पकड़ा जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 166 बेगुनाह लोग मारे जा चुके थे। 300 से ज़्यादा घायल थे। कई परिवार हमेशा के लिए टूट चुके थे। पूरी दुनिया इस हमले से हिल गई। भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे और फिर बनाया गया NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सालों तक चले इस मुकदमे के बाद 21 नवंबर 2012 को अजमल कसाब को फांसी दे दी गई। लेकिन 26/11 सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये वो रात थी जब मुंबई ने डर देखा, मौत देखी, लेकिन साथ ही पुलिस, कमांडोज और आम लोगों की वो बहादुरी भी देखी जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि मुंबई टूट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक पे।